नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आजकल हम ऐसा बहुत ज्यादा देख रहे हैं जहां पतियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग रही है। उसके साथ अन्य कुछ धाराएं जैसे 323, 504, 506 भी लग रही हैं और साथ ही साथ पतियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 313 भी लग जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि धारा 313 ऑफ आईपीसी में क्या प्रोविजन किया गया है, ये पतियों के लिए अत्यधिक ज्यादा खतरनाक क्यों है, इसमें आपको जमानत कैसे लेनी होती है, इसका विचारण कहां होता है, पति को कौन कौन सी बातों की सावधानियां रखनी होती है, इसमें क्या सजा का प्रावधान किया गया है, ये सारी चीजें यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में जो जो भी प्रोविजन है, साथ ही साथ क्या सावधानियां आपको रखनी है अगर आपके ऊपर ये लग जा रही है, आपको जमानत कैसे करानी है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए, धारा 313 आईपीसी में जो प्रावधान किया गया है यानी जो प्रोविजन किया गया है उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझाता चलता हूँ। तो देखिए, आईपीसी की धारा 313 में सबसे पहले तो ये प्रावधान किया गया है कि स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी यदि कोई स्त्री मां बनने वाली है तो उसकी सहमति के बिना, यानी वो सहमत नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका जो गर्भ है यानी जो मां बनने वाली है उसका एबॉर्शन करवा देना, यानी उसका गर्भपात करा देना। तो यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है, चाहे पति हो, चाहे पति के घर वाले हो, चाहे कोई स्त्री है उसके माता पिता ही क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करा देता है, तो ऐसे में यह एक अपराध होता है। और इस अपराध का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में किया गया है। तो 313 ऑफ आईपीसी में यही प्रोविजन किया गया है कि स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करा देना, यानी होने वाले बच्चे को एबॉर्शन करवा देना, उसे मरवा देना, गर्भपात करा देना, तो यही प्रावधान किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो सजा का प्रावधान किया गया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक किया गया है। यदि कोई स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करा देता है तो ऐसे में उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। तो अब देखिए, चूंकि हो ये रहा है कि जहां पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लगा रही है, वहां पे यदि वो गर्भवती रह रही है, उसका किसी अन्य कारणवश गर्भपात हो जा रहा है, या फिर उसका बच्चा होने वाला रह रहा होता है कुछ दिन पहले ही और किसी अन्य कारणवश भी उसका गर्भपात हो जा रहा है, तो वह यही आरोप लगा दे रही है कि उसके पति और पति के घर वालों ने उसका गर्भपात करा दिया, उसे ऐसी दवाइयां दे दी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। अब इसकी वजह से पति के लिए दिक्कत खड़ी हो जा रही है और ये भी धारा पति के ऊपर लग जा रही है। अब यहाँ पति के लिए और भी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जा रही है, पति के घर वालों के लिए और भी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जा रही है।
अब चूंकि इस धारा में आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास प्लस आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे पुलिस जब चाहे तब आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जिन धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान किया गया है, उसमें पुलिस जो होती है वो जब चाहे तब एक्यूज यानी जो अभियुक्त होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो 498A में तो पति के घर वाले गिरफ्तार नहीं होते हैं, लेकिन जहां पे भारतीय दंड संहिता की धारा 313 पति और पति के घर वालों के ऊपर लग जा रही है, वहां पे पुलिस जो है वो पति और पति के घर वालों को जब चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पे पति के लिए ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत कर दे रही है। पत्नी जो हो रही है किसी अन्य कारणवश उसका गर्भपात हो जा रहा है और ये भी आरोप पति के ऊपर ही लगा दे रही है। 1-2 साल पहले पत्नी जो होती है वो गर्भपात हुआ होता है, उसका अन्य किसी कारणवश हुआ होता है, वो भी आरोप जब 498A लगाती है तो उसी में पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर ये भी आरोप लगा दे रही है कि मैं 2 साल पहले, 1 साल पहले मां बनने वाली थी और पति के घर वालों ने मेरा गर्भपात करा दिया, दवाइयां दे दी, इसकी वजह से मेरा गर्भपात हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगा दे रही है, तो पति के लिए दिक्कत खड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है या फिर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो पति के लिए ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत खड़ा कर दे रही है। अब चूंकि यदि आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 313 लग जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सावधानी रखनी है कि जब भी आपके ऊपर इस धारा में FIR दर्ज हो, उसके बाद तुरंत जाके आपको सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेना है। अगर आप बेल नहीं लेते हैं तो ऐसे में आप गिरफ्तार तक हो सकते हैं, आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में जब भी आपके ऊपर ये धारा लगे तो तुरंत जाके आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना है और प्रयास करना है कि जितना जल्दी हो सके आप बेल ले ले। नहीं लेते हैं तो आप गिरफ्तार भी हो सकती हैं। तो देखिए धारा 313 में ये प्रावधान किया गया है, इसमें ये सजा का प्रावधान किया गया है और यह जो अपराध होता है एक गैर जमानती अपराध है। अब देखिए गैर जमानती का मतलब आप लोग समझते होंगे कि इसमें जमानत ही नहीं मिलता है। एक होता है जमानती और एक होता है गैर जमानती। तो देखिए गैर जमानती का जो मतलब होता है कि इसमें जमानत देना न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए जमानती अपराध में होता ये है कि जो बेल मिलना है वो अपराध जो जिस व्यक्ति ने किया है, जो अभियुक्त है, उसका ये अधिकार है कि उसे बेल दिया ही जाएगा जब भी वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। और ऐसे में जो शर्तें बताई गई हैं जमानती अपराध में जमानत के लिए, जैसे वो वारंट पे नहीं होना चाहिए, उसने कोई और नियम भंग नहीं किया हो या फिर ऐसी ही कुछ शर्तें हैं। तो यदि वो किसी नियम को नहीं तोड़ा होता है और जमानती अपराध किया होता है तो जो जमानत मिलने का अधिकार है उसका, वो एक उसका मौलिक अधिकार समझ के चलिए है। तो ऐसे में उसे जमानत मिलना ही है। जब भी वो अप्लाई करेगा बेल के लिए तो उसे बेल मिल जाएगा। लेकिन गैर जमानती अपराध में होता यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको बेल ही नहीं मिलेगा। जो जमानत देना है वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा। न्यायालय चाहे तो आपको बेल देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा। आपके बेल को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ भी पति के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास तक हो सकता है या फिर 10 वर्ष से कम का तो कारावास होगा ही नहीं। तो ऐसे में यहाँ जमानत लेने में भी दिक्कत आ जाती है। पति जब जमानत लेने जाता है तो यहाँ पे उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, पति के घर वालों को भी जेल जाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ यह एक संज्ञेय अपराध होता है, यानी गंभीर किस्म का अपराध होता है। एक अपराध होता है संज्ञेय, दूसरा होता है असंज्ञेय। संज्ञेय का मतलब गंभीर किस्म का, असंज्ञेय का मतलब जो गंभीर किस्म के नहीं होते हैं। तो यह एक गंभीर किस्म का अपराध है। अब इसके विचारण के संबंध में हम समझ लेते हैं, यानी ट्रायल इसका कहाँ चलेगा। तो इसका जो ट्रायल चलेगा वो सत्र न्यायालय में चलेगा, यानी सेशन कोर्ट में चलेगा। सिर्फ जब 498A लगता है तो वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायल चलता है। लेकिन जब 498A के साथ 313 भी लग जाता है तो चूंकि 313 जो है वो सत्र न्यायालय के अधीन है, सत्र न्यायालय में ही इसका विचारण हो सकता है। तो जो दोनों अपराध है, यानी IPC धारा 498A है, 313 है, ये दोनों या फिर जो भी अन्य धाराएं लगी होंगी वो सत्र न्यायालय में चली जाएंगी। इनका जो विचारण है वो सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट ही करेगा। और उसके बाद यह गैर समझौतावादी अपराध है, यानी यदि एक बार आपके ऊपर यह धारा लग जाती है तो इसमें समझौता भी नहीं हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें समझौता ही नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट अगर परमिशन दे देता है तो ऐसे में यहाँ समझौता हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समझौता नहीं हो पाएगा। अगर हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती हैं, हाई कोर्ट आपके एप्लीकेशन को मंजूर कर देता है तो ऐसे में यहाँ आपका समझौता हो सकता है।
तो देखिए इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके ऊपर ये धारा लग जाए तो ऐसे में आपको तुरंत जाके पहले तो एंटीसिपेटरी बेल ले लेना है। उसके बाद आपको ऐसे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, ऐसे सबूत इकट्ठे करने हैं और आईओ को देना है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्हें देना है, जिससे उन्हें लग जाए कि गर्भपात नहीं कराया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है, जिससे कि वो क्या करे कि जब चार्जशीट पेश करे तो ऐसे में इस धारा को निकाल दे। क्योंकि ये धारा अगर रह जाती है, लगी ही रह जाती है, चार्जशीट भी इस धारा में लग जाती है, तो पति और पति के घर वालों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, ज्यादा सजा हो सकता है और भी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जमानत लेने में दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, जो भी सबूत हो, उन्हें ले जाके आईओ को देना है और आपको पहले एंटीसिपेटरी बेल ले लेना है, उसके बाद ही जाके आईओ से मिलना है, पुलिस थाने में जाना है। ये भी बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके पास सबूत हैं उन्हें ले जाके आईओ को देना है और प्रयास करना है कि चार्जशीट के साथ ये धारा ना लगे, इस धारा को निकाल दिया जाए। यदि ये धारा निकल जाती है तो ऐसे में आपकी बड़ी दिक्कत टल जाएगी। तो यही कुछ बातें हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के संबंध में, और यही जो प्रोविजन किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में, वो यही सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और आईपीसी की धारा 313 को लेके अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह चुका होगा। सारे प्रावधानों को आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।